इस दुनिया ने बड़े बड़े वॉर्स देखे हैं। आज हम हर हाल में किसी भी वॉर को टालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 हो या रिसेंट रशिया यूक्रेन वॉर, जीत हमेशा मौत की ही होती है। ऐसे मैसिव डिस्ट्रक्शंस के लिए भयानक हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। आज हम आपको हिस्ट्री के कुछ ऐसे वेपन्स के बारे में बताएंगे जिनका आज ना तो कोई इस्तेमाल करना चाहता है और ना ही कोई सामना। नंबर 10, आरपीजी रॉकेट। रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड एक ऐसा वेपन है जिससे हर आर्मी घबराई रहती है, क्योंकि ये छोटा सा वेपन किसी भी $multi-million के टैंक को पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। इसकी खास बात यह है कि इसे बहुत ही लिमिटेड ट्रेनिंग के साथ कोई भी चलाना सीख सकता है। इसे फायर करने के लिए किसी भी हैवी आर्टिलरी की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ इसे कंधे पर रख कर ही टारगेट को एम किया जा सकता है। वियतनाम वॉर में इसे बहुत ही इफेक्टिवली अमेरिकन के खिलाफ यूज किया गया था, और जब रशिया ने अफगानिस्तान पर हमला किया था तब मुजाहिदीन ने बहुत ही कम समय में इसे चलाना सीख लिया था, जो कि आगे जाके रशिया के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुका था। नंबर 9, फ्लेम थ्रोअर्स। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये कितना डेंजरस वेपन है। इसका इन्वेंशन 1st सेंचुरी एडी में ग्रीक्स द्वारा किया गया था, क्योंकि उस वक्त मॉडर्न इक्विपमेंट्स जैसे गन्स, टैंक्स और एडवांस आर्टिलरी वेपन्स नहीं हुआ करते थे, इसीलिए दुश्मन को हराने के लिए इससे अच्छा वेपन कोई नहीं था। आगे चलकर 1911 ने जर्मन्स ने इसे फिर से यूज करना शुरू किया। हालांकि इसकी रेंज सिर्फ 18 to 20 मीटर्स ही होती थी, लेकिन फिर भी नाजी आर्मी दुश्मनों पर एक मानसिक दबाव बनाने के लिए हमेशा इसे बैटलफील्ड में कैरी करते थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसे ऑब्सोलीट डिक्लेयर कर दिया गया। आज इसका सबसे ज्यादा यूज एग्रीकल्चर में होता है। नंबर 8, निमिट्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर। ये दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर है। इस एक शिप की कीमत लगभग 37,000 करोड़ रुपए है। करंटली अमेरिका के पास ऐसे 10 निमिट्ज क्लास कैरियर्स मौजूद हैं। 1000 फीट लंबा, 1 लाख टन वजनी ये शिप 90 एयरक्राफ्ट्स की क्षमता रखता है। इसका सर्विस पीरियड 50 साल है, इसीलिए अमेरिका ने इसके 2.0 वर्जन पर काम करना शुरू भी कर दिया है। खबरों के अनुसार ये पहले वाले कैरियर का एक बड़ा अपग्रेड वर्जन होगा और इसकी कीमत लगभग 1 लाख करोड़ बताई जा रही है। निमिट्ज क्लास कैरियर की सबसे खास बात यह है कि इसे बिना किसी गैस टरबाइन या डीजल इलेक्ट्रिक इंजन के बनाया जा सकता है। दरअसल इसमें 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये शिप्स 20 साल बिना रिफ्यूलिंग के भी काम कर सकते हैं। नंबर 7, काइमेरा वायरस। आपने हैरी पॉटर में ग्रिफिन तो देखा ही होगा। ये दरअसल एक ऐसा जानवर है जिसका सिर ईगल का है और बॉडी घोड़े का। वैसे ही ग्रीक माइथोलॉजी में काइमेरा एक लायन है, जिसके पीठ पर एक बकरे जैसा दिखने वाला जीव है, और इस लायन की जो पूंछ है वो दरअसल एक सांप है। सोचिए, अगर ऐसा एनिमल सच में हमारे सामने आ जाए तो ये कितना भयानक दृश्य होगा। 1980s में यूएसएसआर ने भी एक काइमेरा जैसा वायरस डेवलप कर लिया था। एक्सपेरिमेंट्स के दौरान इन्होंने 4-5 डेडली वायरसेस को मिलाकर स्मॉल पॉक्स वायरस में इंजेक्ट कर दिया था, जिससे काइमेरा नाम का वायरस तैयार हो गया था। इस वायरस की ये खासियत थी कि जिसको भी ये वायरस लग जाता था उसे स्मॉल पॉक्स तो होता ही था, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे कई कॉम्प्लिकेशंस हो जाते थे, जिससे ये वायरस बहुत ही तेजी से फैलने लगता था। उस वक्त काइमेरा को मात देना नामुमकिन था, क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी वैक्सीन इस पे बेअसर थी। नंबर 6, थर्मोबारिक बॉम्ब। जब रशियन जनरल अलेक्जेंडर रस्किन से उनके न्यूली डेवलप्ड बॉम्ब के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ऑल दैट इज अलाइव मियरली इवेपोरेट्स। 2007 में रशिया ने सक्सेसफुली इस बॉम्ब को टेस्ट कर लिया था, जिसके बाद इसे फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहा जाने लगा, क्योंकि ये मदर ऑफ ऑल बॉम्ब से 4 गुना ज्यादा पावरफुल था। GBU-43B यूएस मिलिट्री का उस वक्त का सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब हुआ करता था, जिससे उसे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब का नाम भी मिल चुका था। थर्मोबारिक बॉम्ब को ड्रॉप करने के बाद ये हवा में ही ब्लास्ट हो जाता था, जिसके वजह से शॉक वेव्स 1 किलोमीटर तक महसूस किए जा सकते थे। आसपास का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता था कि हर एक लिविंग थिंग इवेपोरेट हो जाता था। इस बॉम्ब की सबसे भयानक बात ये थी कि ये फटने के बाद आसपास के एटमॉस्फेयर से सारे ऑक्सीजन को खींच लेता था, जिससे दूर दूर के लोगों की भी दम घुटने से मौत हो जाती थी। हाल ही में रशिया ने इसके अपग्रेडेड वर्जन वैकम बॉम्ब को यूक्रेन पर इस्तेमाल किया था। नंबर 5, गॉन्टलेट डैगर। वर्ल्ड वॉर 1 में ज्यादातर वॉर्स ट्रेंचेस से लड़े जाते थे। बॉर्डर मूवी में ट्रेंच वॉर को अच्छे से दिखाया गया है। ट्रेंच वॉर्स में अक्सर दुश्मन आमने सामने होते थे, जिससे उन्हें एक फिजिकल वेपन जैसे चाकू, तलवार की जरूरत पड़ती थी, लेकिन ऐन वक्त पर चाकू निकालकर वार करने में देर हो जाती थी, इसीलिए उन्होंने गॉन्टलेट डैगर बनाया। गॉन्टलेट डैगर एक आर्टिफिशियल हाथ की तरह होता है, जिसके टिप पर चाकू या पॉइंटेड मेटल लगा होता है। इसे सोल्जर स्विफ्टली हमला कर सकते थे और इसे कैरी करना भी बहुत आसान होता था। ऐसे कई डैगर्स कोलकाता के इंडियन म्यूजियम में आज भी मौजूद हैं। नंबर 4, ऑब्सीडियन नाइफ। ये नाइफ दुनिया का सबसे शार्पेस्ट नाइफ है। ये इतना शार्प है कि इसकी एक वार से ही किसी भी घोड़े का सर धड़ से अलग हो सकता है। नंबर 3, लैंटर्न शील्ड।
अब तक हमने आपको सिर्फ अटैकिंग वेपन्स के बारे में ही बताया है। अब हम आपको एक ऐसे डिफेंसिव वेपन के बारे में बताएंगे जिसे एंशिएंट टाइम में एक बहुत ही बड़ा इन्वेंशन माना गया था। लैंटर्न शील्ड दरअसल नॉर्मल शील्ड का एक मॉडिफाइड वर्जन था। इस शील्ड में एक छोटा सा होल किया गया था जिसके पीछे एक लैंटर्न छुपा दिया जाता था। जब रात के वक्त कॉम्बैट होता था तो बहुत ही चतुराई से इस शील्ड के होल को खोल दिया जाता था, जिससे लैंटर्न की रोशनी एक्सपोज हो जाती थी और दुश्मन चौंक जाता था। उसके बाद उसे मारना आसान हो जाता था। नंबर 2, फ्लेमिंग ब्लैंकेट्स। ग्रीक फायर को 672 में बाइजेंटाइन एम्पायर ने इन्वेंट किया था। ये उनका एक की टेक्नोलॉजी था जिसके मदद से उन्होंने अपने एम्पायर को बहुत ज्यादा ग्रो कर लिया था। ग्रीक फायर दरअसल एक केमिकल लिक्विड था जिसे जलाकर प्रेशराइज्ड नोजल से एनिमीज पर फेंका जाता था। इस केमिकल की रेसिपी एक मिलिट्री सीक्रेट थी जो आज तक अननोन है। इसकी खास बात ये थी कि ये किसी भी नॉर्मल फ्यूल के मुकाबले पानी पर देर तक जल सकता था। नंबर 1, सार बॉम्ब। सार बॉम्ब आज तक का सबसे पावरफुल और बड़ा न्यूक्लियर वेपन है। आप इसके डिस्ट्रक्शन कैपेसिटी का इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लिटिल बॉय जो कि 1945 में हिरोशिमा पर गिराया गया था, उससे ये बॉम्ब 3800 टाइम्स ज्यादा घातक है। 1960s में जब यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, तब यूएसएसआर ने अपनी ताकत दिखाने के लिए इस बॉम्ब को तैयार किया था। इस बॉम्ब की कैपेसिटी 100 मेगाटन थी, जो अगर अपनी फुल पोटेंशियल से टेस्ट की जाती तो बहुत ज्यादा तबाही मचा देती। इसीलिए टेस्ट से पहले ही इसे 50 मेगाटन में मॉडिफाई कर दिया गया। इसके बाद भी 100 किलोमीटर दूर के बिल्डिंग्स बर्बाद हो गए और लोगों को कई सीरियस इंजुरीज भी आई।